जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो हमेशा तक नहीं रहती हैं और जो हमेशा तक रहने वाली चीज़ें हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलती हैं। इसलिए अच्छे काम के लिए थोड़ा-सा संघर्ष तो करना ही पड़ता है, तब जाके कुछ ऐसा रिज़ल्ट आता है जो आपको लाइफ़ टाइम जो है उससे आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपकी सरकारी नौकरी जो है ये आपको तुरंत नहीं मिलती है, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि आसानी से नहीं मिलता है। मतलब लाखों लोगों के बीच में फ़ाइट करना पड़ता है, तब कुछ हज़ार लोग जो है वो सेलेक्ट होते हैं किसी भी पद के लिए, ठीक है? तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए निरंतर, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। हमारे जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए और रिवीज़न करते रहिए करंट अफ़ेयर की, ताकि आपका पुराना रिवीज़न भी हो जाए और अब लॉकडाउन हटने के बाद जब तुरंत एग्ज़ाम हो, तो आप उस एग्ज़ाम को बीट कर सकें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पूर्वानुमान बता रहा हूँ कि अभी जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें मेरिट बहुत हाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और दिन-रात एक करके बस पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो पहले जो कट ऑफ जाती थी 75% और ये अब पहुँचेगी 95%, ठीक है? तो आप भी तैयार रहिए इसके लिए, बिल्कुल फ़ाइट करने के लिए और इसके लिए मेहनत करते रहिए, पुराने वीडियोज़ को देख के रिवीज़न करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर पर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और दूसरा काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर भी कर देना है, तो ये काम कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन हमने का पहला प्रश्न था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का उपयोग जो है किसके लिए किया जा रहा है, तो देखिए इसका उपयोग किया जा रहा है कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए। और दूसरा था कि निम्न में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये संस्थान आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। और इससे जुड़ी कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लिएगा। और तीसरा था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस जो है ये रद्द कर दिया है, तो देखिए इस बैंक का नाम है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। और चौथा था कि हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया। जो आपके विली डेविस हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो देखिए जो आपके विली डेविस हैं ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है। और पांचवा था कि चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का जो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है ये क्या है, तो देखिए ये शुभंकर आपका है फेई फेई। और फेई फेई का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए जो मतलब था, इसको पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था परसों की वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। फेई फेई के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि, ठीक है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये तिथि यानी कि डेट आपका है 21 अप्रैल। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। और इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। देखिए जो आपका ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है ये जो है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो डेट याद रखना है, जो आपका विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में जिसके दौरान ये दिवस मनाया जाता है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसके सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये तीनों चीज़ एग्जाम में पूछी जा रही हैं आजकल, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए जो आपका सिविल सर्विसेज डे है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को हर साल, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जितने लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपकी भारत सरकार है इसके दौरान हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को।
देखिए जो आपका ये 21 अप्रैल का दिन है, ये बहुत ही खास है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 में जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके द्वारा वर्ष 1947 में जो है 21 अप्रैल को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार प्रशासनिक सेवा के जितने अधिकारी थे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स थे, तो उनके संबोधन को याद किया जाता है। देखिए आपको बता दूं, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने अपने संबोधन के दौरान जितने भी सिविल सेवक थे यानी कि सिविल सर्वेंट थे, उन सभी को जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इनको दिमाग में बना रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए अभी हाल ही में गूगल के साथ जो है एक समझौता किया है? तो देखिए ये समझौता किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, टोटल है 75, ठीक है। तो इस समझौते के बाद उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जो है गूगल मैप पे जियो टैग किया जाएगा, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, जब आपका ये जियो टैग कम्युनिटी किचन होगा, तो देखिए आपको पता ही है कि वर्तमान में कोरोना वायरस जो है इसका कहर पूरी दुनिया में जारी है और साथ में उत्तर प्रदेश में भी जारी है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भूखा ना रहे, इसलिए जो है इस जियो टैग कम्युनिटी किचन को स्टार्ट किया गया है। और इस किचन में जो है दैनिक आधार पर यानी कि डेली जो है 12 लाख फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो अगर गूगल मैप पे आप ऐसे गूगल मैप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब प्लेसेस के नाम शो करेगा, जियो टैग वहाँ पे मतलब टैगिंग स्टार्ट दिख जाएगी कि इन सभी जगहों पे ये फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जिनको ज़रूरत होगी वहाँ पे जाकर वो ले सकते हैं। तो जियो टैग कम्युनिटी किचन के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और आपको बता दूं कि जो आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल है वर्तमान में, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और जिलों की संख्या 75 है उत्तर प्रदेश में। और देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में अगर और भी डिटेल आप जान लेते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी उत्तर प्रदेश के बारे में, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है और यहाँ पे दिख रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज हैं ये लगती हैं उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ। और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ वी डॉट इन लॉन्च किया है? तो देखिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया हाल ही में भारत की सरकार के द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आपका ये कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ वी डॉट इन है, इसकी खास बात क्या है? देखिए इस पे आपको डिटेल्स मिलेगी जो हमारे आयुष डॉक्टर हैं, इनकी, नर्सों की और अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स यानी कि पेशेवर हैं उन सभी की, ठीक है। और साथ में जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भैया 1 मीटर की दूरी बनाए रखो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, बार बार हाथ धो लो, ठीक है। तो ये लोग कौन हैं जिनके बारे में इस वेबसाइट पे डिटेल्स मिलेगी, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए इनमें जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनसीसी, एनएसएस और पूर्व सैनिक इत्यादि जितने भी स्वयंसेवक हैं उन सभी की जानकारी आपको मिलेगी। और ये समूह क्या कर रहे हैं? ये समूह जो है जितने भी बैंक हैं, राशन की दुकानें हैं और मीडिया में जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने का जो है कार्य कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो इन सभी के बारे में इस डैशबोर्ड वेबसाइट कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जो है डिटेल्स मिल जाएगी। और इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इंडियन गवर्नमेंट। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर नामक का एक जो है डिवाइस यानी कि उपकरण जो है उसको विकसित किया है? तो देखिए बग स्नीफर को विकसित किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने। पुणे कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने हाल ही में बग स्निफर नाम का एक उपकरण यानी कि डिवाइस विकसित किया है। और ये जो आपका बग स्निफर है ये एक प्रकार का बायो सेंसर है जो कि बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय
नैनो पार्टिकल्स के साथ साथ जो है क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है। और इसलिए जो है इसे पानी और फूड बॉर्न यानी कि खाने से होने वाले जितने भी रोगजनक यानी कि जो आपके बैक्टीरिया और जितने भी मतलब ये फंजाई वगैरह हो गए, ठीक है, तो उन सभी का पता लगाने के लिए जो है कम लागत और कम समय का जो है प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। तो ये कैसे काम करता है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसमें बायो सेंसर लगा हुआ है और इसी से ये पता लगाता है कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस मौजूद है कि नहीं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि बिहारी में महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित अघरकर अनुसंधान संस्थान ने बग स्निफर नाम का एक डिवाइस विकसित किया है और ये जो है जितने भी रोग के कारण हैं उनका तेजी से पता लगाने में सक्षम है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव यानी कि सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। और देखिए जो आपके कपिल देव त्रिपाठी हैं ये इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे? देखिए जो आपके त्रिपाठी जी हैं ये जो है इससे पहले सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अब ये यहाँ से हटेंगे और अब जो है ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में काम करेंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल घुसा लीजिए, ठीक है, कि कपिल देव त्रिपाठी जो है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो देखिए इस टॉक बैक कीबोर्ड को विकसित किया है गूगल ने। और देखिए जो आपका ये टॉक बैक कीबोर्ड है, ठीक है, तो इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो कि एंड्रॉयड संस्करण 5 यानी कि एंड्रॉयड की जो वर्जन 5 है या फिर उससे जो हायर वर्जन है उन सभी का समर्थन करता है। और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का जो है ये समर्थन करता है यानी कि सपोर्ट करता है दोनों को, ठीक है। देखिए जो आपकी गूगल कंपनी है इसने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है ताकि उनको भी मोबाइल चलाने का मौका मिल सके, ठीक है। तो याद रखना है कि गूगल ने भी हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड को विकसित किया है। और गूगल कंपनी के बारे में देखिए मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा और ये पाँचों एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए गूगल के वर्तमान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है सुंदर पिचाई, नोट कर लीजिए। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक। देखिए रिसेंटली भी हाल ही में रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न बहुत पूछा गया था कि गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। तो ये कंपनी आपकी है अल्फाबेट इंक, ठीक है। और देखिए गूगल का हेडक्वार्टर स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के माउंट व्यू कैलिफोर्निया में और इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सेजरी बिन ने। और देखिए इन दोनों का नाम ही एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था जो आपका पिछले साल जो रेलवे का एग्जाम था उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गूगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और आठवां प्रश्न है कि कोरोना वायरस को पूरी तरीके से खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका गोवा है। गोवा ने जो है पूरी तरीके से कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। देखिए गोवा में जो है कोरोना वायरस के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं और यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। यहाँ पे 7 मरीज पाए गए थे, ठीक है। तो राज्य में कोरोना वायरस के कुल जो 7 मामले आए थे, ठीक है, उनमें से 6 को पहले ही निपटा दिया गया था और लास्ट में एक जो है जो आपका पेशेंट बचा था उसको भी रिकवर कर लिया गया और उसको फिर जो है फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। तो गोवा जो है ये कोरोना फ्री राज्य बन गया है और ये गोवा जो है आपका भारत का पहला कोरोना फ्री स्टेट बन गया है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। देखिए गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गोवा के जो चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल जो आपके हैं इनका नाम है सत्यपाल मलिक और गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए और गोवा की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए आपका प्यारा भारत है और यहाँ पे दिख रहा है आपको गोवा, ठीक है। और देखिए जो आपका गोवा राज्य है तो इसकी सीमाएं लगती हैं महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ, ठीक है। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच में कोविड-19 परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की सरकार को ये जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण चल रहा है और देखिए पूरी इंडिया में जो है मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, दुनिया में भी लगा हुआ है। तो वहाँ पे कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इस परियोजना को अभी बंद नहीं किया गया है। इसका निर्माण कार्य जो है चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉकडाउन के आदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ के ठेकेदार लोग। और यहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, ये दूसरे राज्यों से हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और विभिन्न राज्यों से, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बिना सैनिटाइजर और मास्क के जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, हाथ धोए हुए मतलब ये सब काम करेंगे तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो सरकार को ये लग रहा है कि इनकी वजह से कहीं जो आपका गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है तो वहाँ पे निवास करने वाले जो आदिवासी लोग हैं
तो इन श्रमिकों की वजह से कहीं वो संक्रमित ना हो गए हों। तो इसीलिए सरकार इनके बचाव के लिए पहले ही चाहती है कि कोविड-19 का जो परीक्षण किया जाए आदिवासियों का, और इससे पहले ही बचा जा सके। और ये पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। देखिए वर्तमान में जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है तो वहाँ पर स्थित है पोलावरम परियोजना, जिसे इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रम्य यूपेट में के निकट जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में जो है सिंचाई, जल विद्युत सुविधा विकसित करने और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और देखिए सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का जो है दर्जा भी दिया है, और इस पर जो होने वाला जो सारा खर्च है ये केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए अभी हाल ही में चुना है? तो देखिए इन कंपनियों की संख्या है टोटल 3, और ये कंपनियां हैं कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों कंपनियों का नाम नोट कर लीजिएगा। और बात करें अगर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो देखिए इसकी वर्तमान में सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप, और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 11वां प्रश्न है कि किस देश ने भारत के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन है। अभी हाल ही में चीन पे मतलब भारत ने बढ़िया से नकल कसी है, और ये नकल क्या थी आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए कोरोना वायरस के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने भी हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते जो है FDI नियमों में बदलाव किया था। और इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण या फिर विलय नहीं कर सकेगी। देखिए अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो आपका चीन है इसने HDFC बैंक में अपना जो शेयर था उसको मतलब 1% से ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी भारत में निवेश कर रहा है। देखिए चीन की जो चाल है वो पूरी दुनिया में सफल हो गई है। चीन ने कोरोना वायरस नामक एक बम फोड़ा है, और मैं आपको बता दूं ये एक बायोलॉजिकल वेपन है कोरोना वायरस। ठीक है, इसके बारे में तो यही कहा जा रहा है अमेरिकी सांसदों और कई सारे मीडिया में ये सारी चीज़ें मिली है कि जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया गया चीन के द्वारा, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए। और चीन जो है ये सबको टारगेट करे, और फिर क्या करे कि दुनिया को अपने मास्क बेचे, फिर अपना जो है जो वैक्सीन वगैरह ये पहले तैयार करके ये पूरी दुनिया में बेचे। तो कुछ ऐसे अनुमान लगा जा रहा है। तो भारत को भी ऐसा लगा, इसलिए भारत ने नकेल कसी चीन पे, और अब चीन की जो कंपनियां ये भारत में डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकेंगी। तो जो चीन है ये बौखला गया, कहा भैया हमको पहले छूट मिली तो वही दो। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई तुमको अब ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चीन ने कहा कि आप जो है अब WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी भारत में मुझे लगता है कि अब जब ये कोरोना वायरस समाप्त होगा पूरी दुनिया में, तो चीनी सामान का बहिष्कार पूर्ण रूप से होगा। तो देखिए आप लोग से भी अनुरोध है कि चीनी प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कीजिए। देखिए चीन ने हमें कितना परेशान किया है, चीन की वजह से आज जो है हम अपने घरों में छिपे हुए हैं। 12वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की जो पहली छमाही है इसके लिए केंद्र सरकार को कामकाज के लिए तात्कालिक नकदी की जरूरत के लिए उधार सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए ये अमाउंट कर दिया है अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख करोड़ रुपए। अभी हाल ही में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, और इसमें बताया गया है कि इसने अभी हाल ही में भारत सरकार के साथ एक मीटिंग की थी, विचार विमर्श किया उसके बाद, कि जो आपका कोरोना वायरस है पूरे इंडिया में फैला हुआ है तो उसको रोकने में बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है। तो इसके बाद ये तय किया गया कि जो चालू वित्त वर्ष का पहला छमाही होगा, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से सितंबर, यानी कि जो आपका सितंबर का महीना होगा, ठीक है, तो सितंबर 2020 तक का, ठीक है, तो इसकी शेष अवधि के लिए भारत सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए जो अग्रिम राशि होगी तो ये कितनी होगी 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा इसको 1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए भी कुछ काम किया है, उनका भी जो फंडिंग वगैरह उसको बढ़ा दिया है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया।
तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और आज आपको दो चीज़ें बतानी है। पहला ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, और दूसरा वर्तमान में इसके जो 25वें गवर्नर हैं इनका क्या नाम है, क्योंकि मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूँ, तो आज आपको बताना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाता है, इसका आंसर दे फटाफट कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया है, आंसर बताइए। नहीं बता दो, कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिए। और चौथा प्रश्न है आपके लिए कि त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में मनाता है, इसका उत्तर बताइए। इसके बारे में आपको बस इतना हिंट दे देता हूँ कि ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इस उत्सव को उस राज्य में पहली बार नहीं मनाया गया है, और ये राज्य कौन सा है, इसका नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल को घटा दिया गया, उसमें कटौती की गई है, इसका उत्तर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए और उसको रिवाइज कर डालिए, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।